आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एरे की मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स, जिसमें हम आज सॉल्व करेंगे टू सम प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखा है और एक टारगेट दे रखा है। रिटर्न इंडेक्सेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू द टारगेट। तो इसमें हमारे पास दो नंबर ऐसे होंगे जिन्हें ऐड करने पे उसकी वैल्यू टारगेट के इक्वल आएगी। हमें उन दो नंबर के इंडेक्सेस को रिटर्न करना है। ठीक है, ये हमारा टास्क है इस क्वेश्चन का। इसमें 100% हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। और इसमें एक चीज बोली कि हम सेम एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एरे में टू हमारे पास दो बार आ रहा है, तो हम यूज नहीं करेंगे, हम टू को सिर्फ एक ही बार कंसिडर करेंगे, दूसरे वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, हमारा आंसर किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई है। अब एक बार एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो हमें यहाँ पे एक नम्स नाम का एरे दे रखा है, इसमें हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है। जैसे हमारे पास 2 और 7 है। अगर मैं 2 को 7 में ऐड कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 9, और 9 ही मेरा टारगेट है। तो मुझे मेरी टारगेट वैल्यू मिल गई है। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों एलिमेंट्स के इंडेक्सेस को रिटर्न कर दूंगी। 2 का इंडेक्स क्या है 0 और 7 का इंडेक्स है 1। तो मैं अपने इंडेक्स को रिटर्न करूंगी 0 और 1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में टारगेट दे रखा है 6। अब मुझे ऐसे दो एलिमेंट फाइंड करने हैं जिसकी वैल्यू 6 के इक्वल हो। मैं पहले यहाँ सबके इंडेक्स मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 2 और 4 को आपस में ऐड कर दूंगी तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 के इक्वल। तो मैं क्या करूंगी, 2 और 4 के इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगी, जो है मेरे पास 1 और 2। ये चीज तो हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिए, क्या करना है वो समझ लिया। अब समझते थिंकिंग कि क्या करने से हमारे पास एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ जाएगी। हमें इसी चीज को कोड में कन्वर्ट करना है, कोड में कन्वर्ट करके देखना है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एरे दे रखा है, इसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। तो सबसे मेरा पहला थॉट दिमाग में आता है वो ये है कि हम यहाँ पे दो लूप चला सकते हैं। अगर मैं यहाँ दो लूप चलाती हूँ, जिसमें आउटर लूप मेरा 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और इनर लूप मेरा i+1th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या मुझे मेरी वैल्यू मिल जाएगी? हाँ, मुझे मेरी वैल्यू मिल जाएगी। इसका एक बार ट्राई रन करके समझते हैं। जो आउटर लूप होगा वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होके n-1 तक जाएगा, और जो इनर लूप होगा वो i+1th इंडेक्स से स्टार्ट होके n-1 तक जाएगा। ठीक है, ये हमारे लास्ट इंडेक्स तक रन करेंगे, यानी कि n-1th इंडेक्स तक चलेंगे। ठीक है, तो अब मैं अपनी फर्स्ट इटरेशन की बात करूंगी, जिसमें मैं अपने 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रही हूँ। 0th इंडेक्स में प्रेजेंट एलिमेंट है 2, और उसके बाद मैं अपने इनर लूप में जाऊंगी। और जो मेरा इनर लूप है वो मेरा i+1 से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 7, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 9, जो मेरे टारगेट के इक्वल है। और मैं इन दोनों के इंडेक्स को कर दूंगी रिटर्न। ये तो हमें पहली बार में मिल गया। अगर ऐसा ना मिलता तो हम अपने सारे के सारे इंडेक्स के एलिमेंट पे ये वाला लूप चलाते, जैसे हम j= सेकेंड इंडेक्स के लिए भी चेक करते, j=3 इंडेक्स के लिए भी चेक करते। इस तरीके से हम अपने इटरेशन चलाते जाते और हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडेक्स पे जाके अपनी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती। ठीक है, अब ये चीज तो समझ में आ गई है। एक बार इसका कोड देखते हैं और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो इसके कोड में सबसे पहले तो मैं अपने एरे की लेंथ को n से डिफाइन कर दूंगी। मैं इसमें दो लूप चलाऊंगी, एक तो मेरा आउटर लूप चलेगा और मेरा एक इनर लूप चलेगा जो i+1th इंडेक्स से चल रहा होगा। ये दोनों ही लूप मेरे n-1th इंडेक्स तक जाएंगे, और मैं अपने हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर लूंगी। अगर ith इंडेक्स में प्रेजेंट एलिमेंट jth इंडेक्स के साथ ऐड होके टारगेट के इक्वल वैल्यू देता है, तो मैं उन दोनों एलिमेंट के इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगी। पर अगर पूरे एरे के सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के बाद भी कहीं पे भी अगर ऐसे एलिमेंट नहीं मिलते हैं जिनको ऐड करने पे वैल्यू टारगेट के इक्वल आए, तो मैं अपना एम्प्टी एरे रिटर्न कर दूंगी। अब एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो यहाँ दो लूप चल रहे हैं जो हमारे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए चल रहे हैं। तो फर्स्ट लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी big of n, और हमारे सेकंड लूप की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big of n हो जाएगी। और एक के अंदर एक लूप चलने की वजह से ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यहाँ big of n²। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी big of 1, क्योंकि हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही पुअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसे हमें ऑप्टिमाइज करना होगा, और इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट अप्रोच को डिस्कस करेंगे। तो अपनी ऑप्टिमल अप्रोच पे जाने से पहले एक चीज समझते हैं। अगर मुझे किसी एक एलिमेंट की वैल्यू पता चल जाए, तो क्या उस एलिमेंट की वैल्यू और टारगेट की वैल्यू से मैं अपनी सेकंड एलिमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ? हाँ, 100% कर सकती हूँ। कैसे, देखते हैं। मैं क्या करूंगी, एरे के हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करूँ। पहले मैं 2 के लिए चेक कर रही हूँ। 2 में मुझे कुछ ऐसा ऐड करना है जिसकी वैल्यू मेरे टारगेट वैल्यू के इक्वल आ जाए। मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं इसे कोई एक नाम दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कॉम्प्लीमेंट नाम दे देती हूँ। इसे आप x, y, z कुछ भी नाम दे सकते हो। ये एक वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब 2 की वैल्यू मुझे पता है, कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है, और टारगेट की वैल्यू मेरे पास है। कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी टारगेट एलिमेंट माइनस ith इंडेक्स में प्रेजेंट एलिमेंट। अगर मैं टारगेट एलिमेंट से अपने ith इंडेक्स के एलिमेंट को माइनस कर देती हूँ, तो मुझे मेरा कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, और मुझे इसी की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे मेरा कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है तो मैं उसकी वैल्यू को कर दूंगी रिटर्न। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच। हमें सिर्फ अपना कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू है टारगेट माइनस i। अब इसमें मैं क्या चीज कर सकती हूँ, मेरे पास एक एलिमेंट तो ऑलरेडी है, मुझे सिर्फ अपना
कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, क्योंकि टारगेट की वैल्यू मुझे पता है, आई की वैल्यू मुझे, तो मेरे दिमाग में आएगा क्यों ना मैं यहाँ पे हैश सेट या फिर हैश मैप का इस्तेमाल कर लूं, क्योंकि इन दोनों में मेरे यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं और मुझे सिर्फ अपना एक ही एलिमेंट फाइंड करना है जो मेरा कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट है। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक का यूज करती हूँ तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा एक बार समझते हैं। अगर मैं अपना हैश मैप यूज करूँ तो मुझे पता है हैश मैप में जो एलिमेंट स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। अगर मैं अपने एरे के सारे एलिमेंट को एज की स्टोर कर दूं और उनके इंडेक्सेस को एज वैल्यू स्टोर कर दूं तो क्या मुझे मेरा कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा? एक बार देखते हैं। तो यहाँ मैंने अपने सारे एलिमेंट और उनके इंडेक्सेस की वैल्यू को स्टोर कर दिया है, ठीक है। तो मेरे ith इंडेक्स पे 2 प्रेजेंट है। अब मुझे निकालना कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी? टारगेट माइनस आई। टारगेट की वैल्यू है 9, ith इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू क्या है? 2। कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। तो बस मुझे 7 के लिए चेक करना है। अगर 7 मेरा इस पूरे हैश मैप में कहीं भी एग्जिस्ट करता है तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे 7 प्रेजेंट है, तो मैं अपने 7 के इंडेक्स को कर दूंगी रिटर्न और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब इस चीज को कोड से समझते हैं, फिर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसका कोड देखते हैं। हमने अपने एरे की लेंथ को n कंसीडर करा है, हमने अपना एक हैश मैप बनाया है और एरे के हर एक एलिमेंट पे लूप चला रहे हैं। यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है? अपना कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अगर मुझे अपने कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स मिल गया मतलब मुझे मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। अब मैं मैप में चेक करूंगी, अगर कहीं पे भी मेरे मैप के अंदर कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पर मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट कर दूंगी। मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट के इंडेक्स को रिटर्न कर रहा होगा। और आई क्या है मेरा? आई मेरा करंट एलिमेंट का इंडेक्स है, तो उसके थ्रू मैं क्या करूंगी? कॉम्प्लीमेंट और करंट इंडेक्स के एलिमेंट को कर दूंगी रिटर्न और अपनी हर एक इटरेशन के साथ ith इंडेक्स में प्रेजेंट एलिमेंट को मैप में ऐड करती जाऊंगी। और अगर पूरे एरे को ट्रैवर्स करने के बाद भी मुझे एग्जैक्टली वो पेयर नहीं मिलता है जिसको ऐड करने पे मेरी वैल्यू टारगेट के इक्वल आ रही हो, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने एक खाली एरे को रिटर्न कर दूंगी। एक बार इस कोड को सबमिट करते हैं। तो ये हमारा कोड 2 मिली सेकेंड में रन हो रहा है। इसकी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें सिर्फ एक ही फॉर लूप चला रहे हैं जो हमारा ith इंडेक्स से लेके n-1th इंडेक्स तक जा रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ जाएगी बिग ऑफ n। इसके अलावा हमने और कुछ इसमें एक्स्ट्रा लूप यूज नहीं करा है, पर इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n। और हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ रही है? क्योंकि जब भी हम अपने हैश सेट या हैश मैप को यूज करते हैं तो ये दोनों के दोनों हमेशा स्पेस ऑक्यूपाई करते ही करते हैं। क्योंकि मैं अपने n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हैश मैप में टेम्पररी स्टोर कर रही हूँ, तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आएगी। अगर मैं k नंबर ऑफ एलिमेंट को स्टोर कर रही होती तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ k हो जाती। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी पहले से काफी कम हो गई है, तो ये हमारी एक ऑप्टिमल अप्रोच है। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।